नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो हर साल बिहार में आप कह सकते हैं दोहराई जाती है। बिल्कुल। बाढ़ की कहानी। हाँ। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स और एक डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस भी है। ये सब इस पहेली के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी जानकारी निकालना और ये समझना कि आखिर क्यों बिहार, खासकर उत्तरी बिहार, हर साल पानी में डूब जाता है। सही। इसके पीछे असली वजह क्या है, लोगों की जिंदगी पर इसका असर क्या पड़ रहा है और क्या कोई रास्ता है इस चक्रव्यूह से निकलने का। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समस्या ये कितनी बड़ी है। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े काफी गंभीर हैं। स्रोत बताते हैं कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। सोचिए, राज्य का लगभग 3/4 हिस्सा 73%। हाँ, 73%, करीब 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ की जद में है। बिल्कुल। और इसमें भी जो उत्तरी बिहार है, जहां राज्य की करीब 76% आबादी रहती है, वो तो जैसे बाढ़ के मुहाने पर ही है हर साल। अगर आप पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुल बाढ़ प्रभावित इलाके का 16.5% और बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% अकेले बिहार में है। बाप रे! ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों जिंदगियों की कहानी कहते हैं। हाल के साल जैसे 2024 की ही बात करें तो स्थिति बहुत बहुत गंभीर थी। हाँ, सुना था। सैकड़ों पंचायतें पानी में थीं, तटबंध टूट रहे थे और लोग 1986 की जो भयानक बाढ़ आई थी उसको याद कर रहे थे। हाँ। करीब 12 लाख लोग सीधे सीधे प्रभावित हुए थे। तो आखिर ऐसा होता क्यों है हर साल? मतलब जाहिर है सिर्फ बारिश तो वजह नहीं होगी। स्रोत इशारा करते हैं बिहार की खास वो जो भौगोलिक स्थिति है उसकी तरफ। हाँ, भूगोल यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। बिहार की आप लोकेशन देखिए, ये नेपाल के ठीक दक्षिण में है, हिमालय की तलहटी में। अच्छा। अब हिमालय से कई बड़ी और आप कह सकती हैं ताकतवर नदियां निकलती हैं। कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा, महानंदा, ये सब नेपाल से होकर बिहार में उतरती हैं। ओके। इनमें से कुछ नदियां तो बर्फ पिघलने से पानी पाती हैं और कुछ बारिश से। अब मॉनसून में जब नेपाल के पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश होती है तो इन नदियों में पानी का लेवल अचानक बहुत बढ़ जाता है। और ये पानी फिर ढलान से तेजी से नीचे आता है, मतलब बिहार के मैदानी इलाकों की तरफ भागता है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं लाती जी, अपने साथ भारी मात्रा में गाद, मतलब सिल्ट, वो भी लाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका क्या मतलब है और असर क्या होता है इसका? गाद यानी कि सिल्ट, ये बेसिकली मिट्टी, रेत और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो नदी पहाड़ों से काट कर अपने साथ बहा लाती हैं। अच्छा। हिमालय जो है वो भूवैज्ञानिक रूप से एक नया पहाड़ है, तो वहाँ की मिट्टी अभी भी कच्ची और ढीली है। तो जब ये नदियां पहाड़ों से तेज ढलान पर बहती हैं तो खूब सारी गाद अपने साथ घोल लेती हैं। लेकिन जैसे ही ये नदियां बिहार के समतल मैदानों में पहुंचती हैं, उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। हाँ, ढलान कम हो जाता है। बिल्कुल, रफ्तार कम होते ही पानी की गाद ढोने की ताकत भी कम हो जाती है और वो गाद नदी के तल में यानी रिवर बेड पर वो जमने लगती है। अच्छा, तो मतलब धीरे धीरे नदी का तल ही ऊंचा होता जाता है, आसपास की जमीन से भी। एग्जैक्टली। साल दर साल गाद जमा होने से नदी का तन आसपास की जमीन के मुकाबले ऊंचा हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि नदी की पानी संभालने की कैपेसिटी घट जाती है। अब थोड़ी ज्यादा बारिश हुई नहीं कि पानी किनारों से बाहर फैल जाता है। यही बाढ़ है। समझ गया। और स्रोतों में एक और बात भी सामने आती है, वो है पेड़ों की कटाई। हाँ, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, खासकर नेपाल और तिब्बत में, जहाँ इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब कैचमेंट एरिया। पेड़ न होने से पानी रुकता नहीं, तेजी से बहता है और अपने साथ और ज्यादा मिट्टी बहाकर लाता है, जो बिहार पहुंचकर गाद की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और नेपाल से पानी छोड़े जाने की खबरें भी तो आती हैं। वो कितना बड़ा फैक्टर है इसमें? वो एक बहुत बहुत अहम पहलू है। देखिए, नेपाल में भारी बारिश तो एक कारण है ही, लेकिन वहाँ जो बैराज बने हैं, खासकर कोसी बैराज, उससे जब एक साथ बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो बिहार में स्थिति अचानक विस्फोटक हो जाती है। अच्छा। जैसे एक स्रोत बताता है कि 2024 में कोसी बैराज से 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 6.6 लाख क्यूसेक? हाँ, क्यूसेक मतलब क्यूबिक फीट प्रति सेकंड।
आप अंदाजा लगाइए कि हर सेकेंड लाखों घन फुट पानी छोड़ा जा रहा था, जैसे हजारों पानी के टैंकर एक साथ उड़ेल दिए गए हों। बाप रे। ये पिछले 60 सालों में सबसे ज्यादा था। इससे पहले 1968 में रिकॉर्ड 9.13 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसने भयंकर तबाही मचाई थी। तो क्या मतलब कोई सिस्टम नहीं है दोनों देशों के बीच के पहले से पता चल जाए? व्यवस्था तो है। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ की सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अक्सर जानकारी मिलने में 48 घंटे तक लग जाते हैं। 48 घंटे? हाँ, अब अचानक आई बाढ़ के लिए ये समय बहुत ज्यादा है। जब तक खबर पहुंचती है, पानी गांव में घुस चुका होता है। तो बचाव और तैयारी के लिए ये देरी बहुत खतरनाक साबित होती है। यहाँ निश्चित रूप से और तेज और ज्यादा प्रभावी संवाद की जरूरत है। ये बात तो है। तो ये तो हुए प्राकृतिक और भौगोलिक कारण, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्रोतों में मानवीय दखल का भी जिक्र है, खासकर तटबंधों का, एम्बैंकमेंट्स का। हाँ। और विडंबना ये है कि इन्हें बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था, पर अब ये खुद एक समस्या बन गए हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये वाकई में एक विरोधाभास है और बिहार की बाढ़ कहानी का एक बहुत अहम मोड़ भी है। देखिए, 1950s के दशक में खासकर कोसी नदी पर, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, हाँ सुना है, उसको काबू में करने के लिए उसके दोनों किनारों पर मीलों लंबे ऊंचे मिट्टी के तटबंध बना दिए गए। अच्छा। सोचा गया कि अब नदी इसी घेरे में बहेगी और बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उल्टा कैसे? नदी का जो प्राकृतिक फैलाव था वो रुक गया। पहले क्या होता था कि बाढ़ के समय नदी फैलकर अपनी लाई हुई गाद को दूर दूर तक बिछा देती थी, जिससे जमीन उपजाऊ भी होती थी। अब वो सारी गाद तटबंधों के बीच ही फंसकर जमा होने लगी। तो नदी का तल वो तटबंधों के बीच में ही आसपास की जमीन से भी ऊंचा हो गया? बिल्कुल सही। स्रोत बताते हैं कि कोसी नदी का तल तटबंधों के अंदर बाहर की जमीन से करीब 5 इंच तक ऊंचा उठ गया है। 5 इंच? हाँ। अब आप सोचिए, नदी एक ऊंचे रास्ते पर बह रही है। नतीजा, पानी थोड़ा भी बढ़े तो तटबंधों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। 2008 में कुसाहा में हुआ था, या हाल के सालों में भी कई जगह हुआ। तो पानी भयानक वेग से बाहर निकलता है और उन गांवों को तबाह कर देता है जो तटबंधों के भरोसे सुरक्षित समझे जाते थे। तो जो समाधान था वही? हाँ, तो जो बाढ़ नियंत्रण का उपाय था वो अनजाने में बाढ़ को और ज्यादा विनाशकारी बनाने का कारण बन गया। ये तो सचमुच चौंकाने वाली बात है। इसके अलावा अतिक्रमण मतलब जमीन पर कब्जे की समस्या का भी जिक्र है। हाँ, ये भी एक गंभीर मानवीय पहलू है। नदियों के किनारे और उनके फ्लड प्लेन, यानी वो जमीन जहां बाढ़ का पानी कुदरती तौर पर फैलता है, वहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और बस्तियां बस गई हैं। इससे पानी के फैलने का रास्ता रुक जाता है। कई छोटी नदियां तो अतिक्रमण की वजह से सिकुड़कर नालों जैसी रह गई हैं। अच्छा। अब जब पानी को फैलने की जगह नहीं मिलती तो वो बस्तियों में घुसकर तबाही मचाता है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि प्रशासन इन कब्जों को रोकने या हटाने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा है। स्रोतों में बाढ़ के अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं। ये क्या है? हाँ, एक स्रोत ने प्रकृति और चेतावनी के लिए जो समय मिलता है उसके आधार पर 4 तरह की बाढ़ बताई है। अच्छा। पहला है फ्लैश फ्लड। ये नेपाल में अचानक भारी बारिश से आती है। चेतावनी और बाढ़ आने में सिर्फ 8 घंटे या उससे भी कम का फासला होता है। बस 8 घंटे? हाँ, तो तैयारी का मौका लगभग नहीं मिलता। दूसरा है नदी बाढ़, रिवराइन फ्लड। इसमें चेतावनी के लिए करीब 24 घंटे मिल जाते हैं, लेकिन पानी कई दिनों या हफ्तों तक भरा रह सकता है। हाँ। तीसरा है मॉनसून बाढ़। ये लंबे समय तक बारिश या जल जमाव से होती है। चेतावनी का समय ज्यादा होता है पर पानी लंबे समय तक टिका रहता है। ओके। और चौथा है स्थायी जल जमाव। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लगभग पूरे साल पानी भरा रहता है। पूरे साल? हाँ, इसकी वजह है छोटी नदियों में गाद का जमना और पानी निकासी के रास्ते बंद होना। इसमें चौर का भी रोल है। ये तश्तरी जैसे निचले इलाके होते हैं जो नदी के रास्ता बदलने से बन जाते हैं। इनमें पानी भर तो जाता है पर आसानी से निकलता नहीं। समझ गया। और इन सब का असर, हम तबाही की तस्वीरें तो देखते हैं, लेकिन स्रोत इसके असर को कैसे बयान करते हैं? क्या क्या होता है? असर बहुत गहरा है और बहुआयामी है, आप सोच भी नहीं सकती। सबसे सीधा असर तो है जान माल का नुकसान। लोगों की मौत होती है, जानवरों की मौत होती है। 2017 में ही 700 से ज्यादा मौतें सरकारी रिकॉर्ड में थीं।
हजारों मवेशी या तो बह जाते हैं या बाद में बीमारियों से मर जाते हैं। हे भगवान। फिर है बुनियादी ढांचा, घर, सड़कें, पुल, स्कूल, बिजली लाइनें सब तबाह हो जाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि सीमांचल में ही 45% सरकारी स्कूलों को बाढ़ से नुकसान हुआ। 45%, मतलब आधे स्कूल लगभग। कितना बड़ा नुकसान। फिर है खेती और आजीविका। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बाढ़ सीधे पेट पर लात मारती है। सही बात है। खड़ी फसलें जैसे अररिया के कौशल यादव की धान की खेती का जिक्र मिलता है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। जमीन पर बालों और सिल्ट की मोटी परत जम जाती है, जिससे वो सालों तक बंजर हो जाती है। कुछ जिलों में कृषि उत्पादन 23% तक गिर गया है। मवेशियों के लिए चारा नहीं बचता, किसानों को उन्हें औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। और आर्थिक बोझ सरकार पर और लोगों पर। हाँ, सरकार को हर साल राहत बचाव पर हजारों करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। लोगों की जमा पूंजी खत्म हो जाती है, वे कर्ज में डूब जाते हैं। और इसका सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ता है? हाँ, पलायन का जिक्र बार बार आता है स्रोतों में। हाँ, पलायन शायद बाढ़ का सबसे दुखद और स्थायी असर है। बाढ़ के बाद महीनों तक जमीन पानी में डूबी रहती है, खेती बंद हो जाती है। मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी ठप हो जाती है। लोगों के पास पेट पालने के लिए अपना घर गांव छोड़कर बड़े शहरों की ओर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। कितने लोग, कुछ अंदाजा है? एक अनुमान है कि सीमांचल जैसे इलाकों से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग, खासकर युवा, पलायन करते हैं। हर साल 2 लाख? हाँ, ये लोग दिल्ली, पंजाब, केरल जाकर कम मजदूरी पर जोखिम भरे काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, कंस्ट्रक्शन मजदूर, डिलीवरी बॉय। जैसे पूर्णिया के अजीमुल हक के बेटे की कहानी या दिल्ली में गार्ड बने सोनू कुमार की कहानी स्रोतों में मिलती है। और पीछे गांव में रह जाती हैं महिलाएं, बच्चे और बूढ़े, जिन पर घर संभालने का दोहरा बोझा पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य का भी आपने जिक्र किया था, उसका क्या होता है? बिल्कुल, स्कूल बंद हो जाते हैं या उनमें राहत शिविर बन जाते हैं। पढ़ाई महीनों बाधित रहती है। बहुत से बच्चे, खासकर लड़कियां, वो स्कूल छोड़ देती हैं। हाँ, सीमांचल में बाढ़ के बाद लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 38% तक देखा गया है। 38%? हाँ, जैसे नाजिया खातून का जिक्र है, जिसकी यूनिफॉर्म बह गई और स्कूल बंद होने के बाद वो दोबारा जा ही नहीं पाई। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो बाढ़ के बाद गंदा पानी जमा होने से डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और राहत कार्य वो ठीक से पहुंच पाता है? स्रोतों में इसको लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए? हाँ, राहत पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर इसमें देरी होती है। कटिहार की बिंदेश्वरी देवी का उदाहरण है, जिन्हें घर बहने के 3 महीने बाद सिर्फ 6,000 रुपए मिले। 3 महीने बाद? हाँ, स्रोतों में भ्रष्टाचार और राहत वितरण में गड़बड़ियों के आरोप भी सामने आते हैं कि सही लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती। फसल बीमा जैसी योजनाएं हैं, पर सीमांचल में केवल 19% किसान ही इससे जुड़े हैं और नुकसान का आकलन ठीक से ना होने पर क्लेम मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो हुई समस्या की परतें और उसके भयानक परिणाम। अब जरा समाधान की बात करते हैं। क्या सरकारें कुछ कर रही हैं और स्रोत क्या रास्ते सुझाते हैं? क्या सिर्फ वो तटबंधों जैसे इंजीनियरिंग समाधान ही काफी हैं? देखिए, सरकारें प्रयास तो करती रही हैं, ये कहना गलत होगा कि कुछ नहीं हुआ। तटबंध बने, बाराज बने, बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए केंद्र स्थापित हुए। बिहार में 36 है। अच्छा। राज्य की अपनी आपदा बचाव टीम है, SDRF। नाव, लाइफ जैकेट, गोदामों, संचारों साधनों पर खर्च हो रहा है। आपदा प्रबंधन का बजट भी 5,000 करोड़ से ज्यादा बताया जाता है। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, खासकर तटबंधों वाले अनुभव से ये साफ है कि सिर्फ इंजीनियरिंग समाधान न काफी साबित हुए हैं, बल्कि कई बार उल्टे भी पड़े हैं। तो फिर और क्या विकल्प हैं? स्रोत कुछ संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों की बात करते हैं, ये क्या है? हाँ, अब जोर एक मिले जुले नजरिए पर है। संरचनात्मक यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर वाले उपाय अभी भी चर्चा में है। जैसे बड़े बांध। नेपाल में कोसी पर बहुत ऊंचा बांध बनाने का विचार 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसमें जमीन अधिग्रहण, लोगों का विस्थापन, लागत, नेपाल की सहमति और भूकंप का खतरा जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, फिर है छोटे जलाशय या चेक डैम। ये ज्यादा व्यवहारिक लग रहा है। मुख्य नदियों की सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांध या चेक डैम बनाना,
जो पानी के बहाव को धीमा करे और स्थानीय स्तर पर पानी जमा करे। ओके। इसके अलावा नदी मार्ग सुधार, यानी नदी के रास्ते को साफ और गहरा करना, डिटेंशन बेसिन बनाना, मतलब चौर जैसी निचली जमीनों का इस्तेमाल बाढ़ का अतिरिक्त पानी सोखने के लिए करना, और नदी जोड़ो या पानी डाइवर्जन, ये भी एक विकल्प है, पर बहुत जटिल और महंगा। और गैर संरचनात्मक उपाय, इनमें शायद नीति, समाज और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पे ज्यादा जोर होगा, है ना? बिल्कुल, और अब इन्हीं पर ज्यादा ध्यान देने की बात हो रही है। ये असल में बाढ़ के साथ जीने और इसके असर को कम करने के तरीके हैं। जैसे कि सबसे जरूरी है बेहतर चेतावनी प्रणाली। लोगों तक समय पर सटीक चेतावनी पहुंचे ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। सही है। फिर है जागरूकता और तैयारी। लोगों को बाढ़ के खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में सिखाना, प्रशिक्षित करना। बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन के लिए सख्त कानून और उनका पालन, मतलब फ्लड प्लेन में निर्माण पर सख्ती से रोक लगाना। हाँ, ये जरूरी है। वाटरशेड प्रबंधन, यानी नदी के पूरे कैचमेंट एरिया में पेड़ लगाना और भूमि संरक्षण के उपाय करना ताकि मिट्टी का कटाव रुके और गाद कम बने। और पलायन, उसका क्या? पलायन का प्रबंधन, ये मानना कि पलायन एक सच्चाई है और उसे रोकने के बजाय उसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। ये एक अलग नजरिया है। हाँ, फिर पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। राहत और पुनर्वास के कामों में भ्रष्टाचार रोकना होगा ताकि पैसा सही जगह सही लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। बाढ़ अनुकूल आजीविका के तरीके अपनाना, ऐसी खेती या रोजगार जो बाढ़ से कम प्रभावित हों। पुनर्निर्माण कार्यों को मनरेगा से जोड़ना। और शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना। बाढ़ के दौरान भी बच्चों, खासकर लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने के वैकल्पिक तरीके खोजना। और सबसे आखिर में, लेकिन शायद सबसे अहम, भारत नेपाल सहयोग। हाँ, ये तो शुरू से ही लग रहा था कि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि नदियां नेपाल से आती हैं तो सिर्फ पानी छोड़ने की सूचना देना काफी नहीं है। पूरे नदी बेसिन के प्रबंधन के लिए दोनों देशों को मिलकर एक स्थायी और प्रभावी योजना बनानी होगी। गहरे सहयोग की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद उलझी हुई गुत्थी है, जिसमें भूगोल, मौसम, इंसानी लालच और गलतियां, राजनीति और अर्थनीति सब कुछ आपस में गुथा हुआ है। हाँ। और इसका हल भी किसी एक दिशा से नहीं आएगा, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ काम करने से ही निकलेगा। आपने बिल्कुल सही समझा। सिर्फ कंक्रीट के ढांचे खड़े कर देना समाधान नहीं है। ये अनुभव हमें सिखा चुका है। अब जरूरत है एक समग्र सोच की, जिसमें तकनीक के साथ बेहतर नीतियां हों, शासन व्यवस्था दुरुस्त हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, समाज को साथ लेकर चला जाए और पड़ोसियों के साथ विश्वास और सहयोग का रिश्ता मजबूत हो। तो आज हमने बिहार की बाढ़ की इस वार्षिक त्रासदी के कई पहलुओं को टटोलने की कोशिश की। हमने समझा कि कैसे हिमालय से उतरती नदियां, मानसून की बारिश, नदियों की लाई हुई गाद और फिर इंसान के बनाए तटबंध और नदी के रास्ते में अतिक्रमण, ये सब मिलकर हर साल एक बड़े इलाके में तबाही का मंजर रचते हैं। बिल्कुल, और ये तबाही सिर्फ घरों और फसलों तक सीमित नहीं रहती। ये लाखों लोगों को बेघर कर देती है, उन्हें पलायन की अनिश्चित राह पर धकेल देती है। ये बच्चों से उनका भविष्य छीन लेती है और राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देती है। अब रास्ता शायद नदियों से लड़ने के बजाय उनके साथ जीने के तरीके खोजने में है। स्थानीय, प्रकृति आधारित समाधान अपनाने में है, पलायन को एक मानवीय नजरिए से देखने में है और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में है। तो अंत में एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़ देते हैं। जब दशकों के महंगे इंजीनियरिंग प्रयोग, जैसे कि ये तटबंध, बाढ़ रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं और बाढ़ बिहार की एक तरह से स्थायी हकीकत बन चुकी है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपना ध्यान इन विफल ढांचों से हटाकर बाढ़ अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर लगाएं? जैसे ऊंचे मकान बनाना, पानी सहने वाली फसलें उगाना। हाँ, और पलायन के प्रबंधन पर ध्यान दें। मतलब पलायन करने वालों को अपराधी या लाचार मानने के बजाय उनके लिए सुरक्षित रास्ते और अधिकार सुनिश्चित करें। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, राहत और पुनर्वास के नाम पर खर्च होने वाले हर पैसे का हिसाब रखें और उसे बिना किसी लीकेज के, बिना भ्रष्टाचार के असली जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। क्या अब हमारी प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए